आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन की जांच तेज, पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने किए कई सनसनीखेज खुलासे। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने कहा फार्म हाउस में पार्टी तो होती थी लेकिन कभी नहीं ली ड्रग। लॉकडाउन में नौकरी खो चुके दिव्यांगों के लिए आशा की किरण बनकर आए जिले के अधिकारी। 3 दिव्यांगों को कैंटीन की मिली जिम्मेदारी। शांति नगर के लोग बोले किसी भी कीमत पर मकानों को नहीं करेंगे खाली, जीवन भर की कमाई लगी है इन मकानों में। 11 और मकान तोड़ने की तैयारी में गाजियाबाद नगर निगम। जेपी नड्डा की टीम में राम माधव और मुरलीधर राव को नहीं मिली जगह। अध्यक्ष बनने के अब 8 महीने बाद नड्डा ने घोषित की अपनी टीम। यूपी से अरुण सिंह महासचिव, गौरव भाटिया और जफर इस्लाम बने सचिव। और अयोध्या के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर विवाद भी पहुंचा कोर्ट। जमीन को मुक्त कराने के लिए याचिका दायर। बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन की जांच को लेकर शनिवार का दिन काफी गहमागहमी भरा रहा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से लंबी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सभी ने स्वीकार किया कि जिन व्हाट्सएप चैट की बातें कही जा रही हैं वे उन्हीं के हैं। जानकारी के मुताबिक दीपिका सवालों का जवाब देने से बचती रही। सारा अली और श्रद्धा ने सुशांत के फार्म हाउस में पार्टी की बात तो कबूली की है लेकिन ड्रग्स देने की बात से इनकार किया है। बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन कितना गहरा है यह शनिवार को 3 अभिनेत्रियों से पूछताछ के बाद सामने आ ही जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को स्टार अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से उनके चैट और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर लंबी पूछताछ की। पहली पूछताछ दीपिका पादुकोण से हुई। जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण ने बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने एनसीबी के सामने मान लिया है कि जिस व्हाट्सएप चैट को लेकर विवाद है उस चैट का वे भी एक हिस्सा है। दीपिका का यह कबूलनामा काफी अहम माना जा रहा है। उसी चैट में वे करिश्मा से ड्रग्स के सिलसिले में बात करती है। ऐसे में उनका अब इस बात को कबूल करना उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। एनसीबी ने दीपिका से उनकी मैनेजर करिश्मा के सामने बैठाकर भी सवाल जवाब किए। बताया जा रहा है कि एनसीबी अभी दीपिका के हर जवाब से संतुष्ट नहीं है। कुछ सवालों पर उनके जवाब एनसीबी को ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन एनसीबी लगातार पूछ रही है और दीपिका से जानकारी बाहर निकलवाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी को ऐसा भी लग रहा है कि दीपिका और करिश्मा पूरी तरह से पूछताछ के लिए तैयार होकर आई है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि करिश्मा को समन दिया गया था, तब उसने अपने वकील के जरिए बताया था कि वह बीमार है और 25 तारीख को ही आ पाएंगी। जब दीपिका गोवा से आई तब करिश्मा भी उनके साथ थी, लिहाजा एनसीबी को लग रहा है कि दोनों पूरी तैयारी के साथ आई है। दोनों के इसी रुख को भांपते हुए एनसीबी ने दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तो कई बड़े खुलासे सामने आए। वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी ने सुशांत के फार्म हाउस में की गई पार्टियों के बारे में जानकारी हासिल की। सवाल किया गया क्या सुशांत के फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टी होती थी। सारा और श्रद्धा का नाम सुशांत के फार्म हाउस के पूर्व केयरटेकर मैनेजर रईस और बोटमैन जगदीश ने अपने बयान में लिया था। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा ने सुशांत के साथ पार्टी करने की बात कबूल की है लेकिन ड्रग्स लेने से इनकार किया है। वहीं सारा अली खान ने भी कहा है कि वह ड्रग्स नहीं लेती है। सारा ने थाईलैंड जाने की बात कबूल की है। वहीं सारा ने कहा कि पार्टीज तो होती थी लेकिन उसमें ड्रिंक्स सर्व किए जाते थे, ड्रग्स नहीं लेती थी। सूत्रों का कहना है कि दीपिका ने स्वीकार किया कि करिश्मा के साथ उसकी चैट हुई थी। जो 28 अक्टूबर 2017 का चैट दिखाया गया है वो करिश्मा और दीपिका के बीच ही है। जानकारी के मुताबिक दीपिका ने यह भी कहा कि हमारे सर्कल में कुछ लोग डूब लेते हैं। यह एक तरह का सिगरेट होता है जिसमें कई चीजें भरी रहती है। दीपिका ने बताया कि वे डूब जैसे शब्द को कोडवर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने साफ साफ नहीं कहा कि इसमें ड्रग्स होता है। वहीं सवाल यह भी है कि ड्रग्स चैट में हशीश
का जिक्र था, लेकिन दीपिका इसे कोड बता रही है। लिहाजा एनसीबी अब इस बात का पता लगा रही है कि दीपिका सच कह रही है या झूठ। ड्रग्स मामले से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब दीपिका पादुकोण ने सीधा नहीं दिया है। उन्होंने कई सवालों पर चुप्पी भी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। अयोध्या के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर विवाद भी कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में शनिवार को मथुरा की एक अदालत में याचिका दायर की गई है। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव खेवट और मौजा माथुर की ओर से उनके वकीलों ने दायर की है। अयोध्या के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। श्री कृष्ण विराजमान ने मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया है, जिसमें 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा गया है। साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। यह विवाद भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट मौजा मथुरा बाजार शहर के रूप में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री एवं 6 अन्य भक्तों ने दाखिल किया है। मथुरा की सिविल जज की कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड रंजना अग्निहोत्री भगवान श्री कृष्ण की तरफ से पहला दावा मथुरा की कोर्ट में दायर किया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की भी बारी आ गई है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उन अधिकारों को प्रयोग करते हुए हमने न्यायालय में अपना ये सूट फाइल किया है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में साधु संतों ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर चर्चा की थी। इसमें संतों ने काशी मथुरा के लिए राम मंदिर शुरू करने की भी कोशिश की थी। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले में आड़े हाथों आ सकती है। इस एक्ट के जरिए विवादित श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालिकाना हक पर मुकदमे की छूट दी गई थी, लेकिन मथुरा और काशी समेत कई धार्मिक एवं आस्था स्थलों के विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक लगा दिया गया था। अदालत में दाखिल मामले में दावा किया गया कि ट्रस्ट ने कुछ मुसलमानों की मदद से श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान ट्रस्ट से संबंधित जमीन पर अतिक्रमण कर लिया और वहां एक अधिरचना का निर्माण कर दिया। इसका उद्देश्य ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जन्मभूमि का ही महात्म्य है और जन्मभूमि को इनक्रोच करके वो ईदगाह मस्जिद वहाँ बनाई गई है, उसको हटाया जाए और जो मूल जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का, वो भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिया जाए, जिससे कि भगवान का स्थान भगवान को मिल सके। इससे पहले मथुरा के सिविल जज की अदालत में एक और मामला दाखिल हुआ था, जिसे श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान और ट्रस्ट के बीच समझौते के बाद बंद कर दिया गया था। 20 जुलाई 1973 को इस संबंध में अदालत ने एक निर्णय दिया था। याचिका में अदालत से उस फैसले को रद्द करने का आग्रह किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन में अपनी नौकरी खो चुके बेरोजगार दिव्यांगों के लिए जिले के अधिकारी रोशनी की किरण बनकर आए हैं। सीडीओ की पहल पर विकास भवन में शुरुआती चरण में 3 दिव्यांगों को कैंटीन खुलवाई गई है। इस कैंटीन का संचालन दिव्यांगों द्वारा ही किया जाएगा, जिससे होने वाली आय भी इन्हीं लोगों को मिलेगी। इस शुरुआत के बाद अब अधिकारी अन्य बेरोजगार दिव्यांगों को भी उनकी क्षमता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्लानिंग में जुट गए हैं। कोरोना संक्रमण काल में बेरोजगार हुए दिव्यांगों के लिए जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने उम्मीद की किरण जगाई है। KFC, वेंकी जैसे रेस्टोरेंट से जॉब जाने के बाद रोजगार की उम्मीद में कुछ दिव्यांगों ने विकास भवन के अधिकारियों से वार्ता की, जिसके बाद उनकी समस्या को सीडीओ के पास पहुंचाया गया। दिव्यांगों की समस्या सुनने के बाद अधिकारियों ने उन्हें रोजगार देने के लिए विकास भवन में ही कैंटीन खुलवा दी। हाँ, एक कैंटीन यहाँ पे अभी नई स्थापित कराई गई है, जो लोगों के रिफ्रेशमेंट के लिए है, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर एक कैंटीन है जो खाना चाय इत्यादि देती है, लेकिन सूक्ष्म जलपान संबंधी कोई व्यवस्था नहीं थी। और एक सोचा गया कि काफ़ी दिव्यांगजन हैं जिनको रोज़गार की आवश्यकता है। इस लॉकडाउन के दौर में कई लोगों के रोज़गार गए भी, तो एक दिव्यांगों के द्वारा संचालित कैंटीन खोलने का विचार इस सूक्ष्म जलपान को ध्यान में रखते हुए आया।
और उसी क्रम में एक दिव्यांगों के द्वारा संचालित ये कैंटीन भागीरथ सेवा संस्थान के सहयोग से यहाँ पे स्थापित कराई गई है, जिसमें सूक्ष्म जलपान, चाय, कॉफ़ी इत्यादि चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। अधिकारियों ने बताया कि दिव्यांगों की समस्या सुनने के बाद यह आइडिया आया कि उनके लिए कुछ इस तरह का काम किया जाए जिसे वे आसानी से कर सकें। इसके लिए एक कैंटीन खुलवाई गई है। इस कैंटीन में लोगों को वाजिब दामों में स्नैक्स आदि सर्व किए जाएंगे। इस कैंटीन से होने वाली आय को इसमें कार्यरत दिव्यांगों को ही दिया जाएगा। शुरुआत में 3 दिव्यांगों के लिए कैंटीन खुलवाई गई है। इसमें 3 दिव्यांग हैं जिनको इसमें रोज़गार मिल जाएगा, जिनके द्वारा कैंटीन स्वयं संचालित की जाएगी। वो इसका प्रॉफिट लॉस जो भी है वो उनका ही होगा और काफ़ी वाजिब रेट पे उनके द्वारा ये संचालन किया जा रहा है। रेट लिस्ट वगैरह इशारे से लोग बता दें, इस तरह से मेन्यू कार्ड का प्रदर्शन किया जा रहा है और किसी को भी कुछ भी प्राप्त करने में या पेमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी और सामान भी सब अच्छी क्वालिटी का उचित मूल्य पे उपलब्ध। कोरोना संक्रमण काल के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। ऐसे में उम्मीद लेकर काफ़ी लोग अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। बेरोजगार हो चुके लोगों की गुहार पर अधिकारियों ने प्लानिंग के तहत उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने शुरू कर दिए हैं, जिसके पहले चरण में 3 दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अधिकारियों की इस पहल से अन्य बेरोजगारों में भी उम्मीद की रोशनी जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र की जमीन पर बने मकानों को तोड़ने की नगर निगम की कार्रवाई को लेकर अब स्थानीय लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई इन मकानों में लगा दी है। ऐसे में अब वे किसी भी कीमत पर इन मकानों को खाली नहीं करेंगे। नगर निगम ने दूसरे चरण में 11 मकानों को तोड़े जाने के लिए चिन्हित किया है। वहीं स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी उन्हें आड़ो हाथ लिया है। शांति नगर में मकान तोड़े जाने की नगर निगम की कार्रवाई से यहाँ के लोग खौफजदा हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर रहने के लिए घर बनाए थे, जिन्हें अब अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। नगर निगम द्वारा जिस तरह के मकान उन्हें दिए जाने की बात की जा रही है वह बेहद छोटे हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का रह पाना मुश्किल होगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें ये मकान दिए हैं उनसे बात की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह मामले की शिकायत को लेकर मेयर, विधायक, सांसद तक से मिल चुके हैं, लेकिन हर कोई इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन हमारी जो हम डीएम के यहाँ भी गए और जो आपके मेयर है उसके यहाँ भी गए और जो सुनील शर्मा जो एमएलए हैं हमारे यहाँ के उनके यहाँ भी गए, वीके सिंह के यहाँ भी गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो कुछ तो कहा होगा इन लोगों ने? कुछ नहीं कहा। वो तो ये सीधा बोल देते हैं कि जी योगी जी का प्रोजेक्ट है और वो जो है वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो जाने। और हम गरीब आदमी, हम बताओ कहाँ जावें, कहाँ मिले योगी जी, हमें कहाँ बात करेंगे, कहाँ मिल जाएंगे हमें। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके सालों की खून पसीने की कमाई को इस तरह से जमींदोज होते हुए नहीं देख सकते। ऐसे समय में वे अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे। लोगों ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए वह लोग अपने मकानों को किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाएंगे। लोग अब कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं। शांति नगर में कितना बड़ा है? 50 गज। अच्छा, कब लिया था ये लिया हमने 2011 में। अच्छा, तो किसान से सीधा लिया है ये? बिनी बीच में था जो अच्छा जो बिल्डर रहा होगा, रामा बिल्डर से। रामा बिल्डर से लिया? हाँ, रामा बिल्डर ने किसान से लिया। किसान से लिया। अब जैसे आप लोग के साथ में ठगी हुई है तो आप लोग ने तो बात तो करी होगी उन लोगों से कि भाई हमारे साथ में ऐसा। हाँ, तो वो हमने उनसे बात करी तो कह रहे कि हम जो है भाग दौड़ कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ। और हमारे जो लिस्ट आई है उसमें लिस्ट में नाम आ गया है कि ये मकान टूटने हैं और हमारा 50 गज में मकान है। कितने मंजिल बना हो? और 3 मंजिल बना हुआ है और उसके अंदर हम 3 परिवार रह रहे हैं, यानी कि 10 सदस्य। अब अगर ये मकान दे रहे हैं हमें आसरा में या कांशीराम योजना में, तो हम 10 आदमी उसमें कैसे रह लेंगे? बता दें कि शांति नगर में राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र की जमीन पर बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। सर्वे के अनुसार 101 मकान निगम की जमीन पर बने हुए हैं। इनमें से 20 मकानों की बाउंड्री और 3 मकान निगम पहले ही तोड़ चुका है। दूसरे चरण में 11 मकानों को चिन्हित किया गया है, लेकिन 10 लोगों ने किसी भी कीमत पर मकान खाली करने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम से राम माधव और मुरलीधर राव की छुट्टी हो गई है। दोनों को पूर्व अध्यक्ष अमित शाह का काफी करीबी माना जाता है। जेपी नड्डा ने शनिवार को अपनी टीम की घोषणा कर दी है।
टीम में 12 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 23 सचिव बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा को उपाध्यक्ष, अरुण सिंह को महासचिव, गौरव भाटिया और जफर इस्लाम को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के 8 महीने बाद जेपी नड्डा ने शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी। नड्डा की टीम में कई पुराने चेहरे गायब हैं। टीम में सबसे प्रमुख महासचिव राम माधव और मुरलीधर राव शामिल नहीं है। राम माधव आरएसएस से तो मुरलीधर राव भारतीय मजदूर सभा से पार्टी में आए थे। दोनों पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के बेहद करीबी थे। अमित शाह की टीम में से महासचिव भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह और कैलाश विजयवर्गीय को नड्डा ने अपनी टीम में महासचिव के तौर पर रखा है। नड्डा की टीम में 12 उपाध्यक्ष नामित किए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह, राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया, बिहार से राधा मोहन सिंह, उड़ीसा से बैजयंत जय पांडा, झारखंड से रघुवर दास, पश्चिम बंगाल से मुकुल रॉय, उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा, झारखंड से अन्नपूर्णा देवी, गुजरात से डॉक्टर भारती बेन श्याल, तेलंगाना से DK अरुणा, नागालैंड से M चुब्बा ओ और केरल से अब्दुल्ला कुट्टी शामिल है। महासचिवों में भूपेंद्र यादव के अलावा उत्तर प्रदेश से अरुण सिंह, मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय, दिल्ली से दुष्यंत गौतम, आंध्र प्रदेश से D पुंडेश्वरी, कर्नाटका से CT रवि, पंजाब से तरुण चुग और असम से दिलीप सैकिया शामिल है। BL संतोष को राष्ट्रीय संगठन महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके अधीन 3 सह संगठन सचिव मनोनीत किए गए। इनमें V सतीश, सौदान सिंह और शिव प्रकाश शामिल है। महाराष्ट्र के विनोद तावड़े, राजीव प्रताप रूडी, नलिन कोहली, राजीव चंद्रशेखर, गौरव भाटिया, सैयद जफर इस्लाम, टॉम वडक्कन, संजू वर्मा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, इकबाल सिंह लालपुरा, सरदार RP सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अपराजिता सारंगी, हीना गवित, गुरु प्रकाश, M किकौन, राजू विष्टा, नुपुर शर्मा और KK शर्मा को सह सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 26 सितंबर 1990 में आरक्षण के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान मोदी नगर के 2 छात्रों की गोली लगने से मौत हो गई थी। तभी से छात्र इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। शनिवार को भी मोदी नगर में छात्रों ने काला दिवस मनाया और बाजार बंद कराए तो व्यापारी इसके विरोध में उतर आए। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारी छात्रों ने हाईवे को जाम कर दिया, जिसमें कोरोना मरीज को लेकर जा रही एक एम्बुलेंस भी घंटों तक फंसी रही। प्रदर्शन को लेकर जगह जगह व्यापारियों ने दुकानें बंद कराने का विरोध किया। मोदी नगर में शनिवार को छात्रों ने काला दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने विरोध दिवस के रूप में शनिवार को मोदी नगर के बाजार बंद कराए, लेकिन छात्रों के बंद के आह्वान को दरकिनार करते हुए जब स्थानीय व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली तो प्रदर्शनकारियों ने इसके विरोध में हाईवे पर जाम लगा दिया। बाजार बंद कराने को लेकर प्रदर्शनकारियों की व्यापारियों से जमकर नोकझोंक भी हुई। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने राज चौपले पर हाईवे को जाम कर दिया। हाईवे जाम कराए जाने की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोगों को जहां भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं इस जाम में कोरोना मरीज को गाजियाबाद ला रही एक एम्बुलेंस भी फंस गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया कि वे काफी देर से जाम में फंसे हुए हैं और मरीज की हालत भी गंभीर है। इमरजेंसी ज्यादा है। कोविड के पेशेंट कोविड की पेशेंट है। कहाँ जाना? जाना गाजियाबाद। गाजियाबाद। अच्छा जी, कितनी देर से रुके हुए हो सर? आधा पौन घंटा हो गया। आधा पौन घंटा हो गया। बता दें कि मोदी नगर में आरक्षण के विरोध में वर्ष 1990 में आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के दौरान मोदी नगर के 2 छात्र युवराज व संजय कौशिक की गोली लगने से मौत हो गई थी। तभी से छात्र 26 सितंबर के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी कड़ी में शनिवार को भी छात्रों ने काला दिवस मनाते हुए बाजार बंद कराए हुए जगह जगह प्रदर्शन करते हुए जाम लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज।
तो आज के लिए बस फिलहाल इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।